हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 है। हमने कल जो है वो आपको एसी जनरेटर और साथ में एवरेज करंट का फुल साइकिल के लिए डेरिवेशन बताया था। ठीक, एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए जीरो आपने होती है निकाली थी कल। ठीक, इसलिए एवरेज करंट जो होती है वो हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है, वो आप समझ चुके होंगे। आप उसी में आप हेडिंग डालें, आगे कंटिन्यू करें। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आई एवरेज। ये बेसिक फार्मूला है एवरेज का, कल बताया था। हाफ साइकिल का मीनिंग है 0 से t/2 और यहाँ पर dt 0 to t/2। ठीक, और जो हमारा फंक्शन है करंट का वो साइन फंक्शन है, आई वर्सेस टी, ये साइन है। ठीक, ओमेगा टी ले रहे हैं। इक्वेशन क्या थी करंट की? ये इंस्टेंटेनियस करंट है आई नॉट साइन ओमेगा। नहीं, हम जरूरी नहीं है फाई लेना, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। इंटीग्रेशन और थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ ये जो आई है ये फंक्शन है टाइम का, तो ये हमारा साइन कर्व है। साइन कर्व का जो यहाँ पर एवरेज वैल्यू आएगी वो केवल इसी के लिए होगी, हर कर्व के लिए नहीं होगी। ग्राफ बदल जाएगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो उनके एवरेज अलग आएंगे। ठीक, दूसरी पॉइंट यहाँ ध्यान दें, ये जो वैल्यू होती है ये वेरिएबल है ये, और यहाँ पर ये पीक वैल्यू है। जब एवरेज निकल कर आती है तो वो वैल्यू फिक्स होती है। ठीक, फिक्स वैल्यू का मतलब है कि वो डीसी की तरह होती है, जैसे डीसी नहीं फिक्स होती है। तो जरा यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, अगर हम इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, और लिमिट डालेंगे तो ये t/2 आएगा। आप इसको डायरेक्ट t/2 लोग लिख देते हैं थ्योरी में। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करें तो करंट में जब टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चार्ज आएगा ना चार्ज। ठीक, Q = IT होता है, ध्यान रखें। तो ये ध्यान दें, ये वैल्यू फिक्स है, इसमें जब टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज हो जाएगा, और ये AC में चार्ज होगा क्योंकि IDT चार्ज होता है, और इंटीग्रेशन किया है। ये हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो होगा न्यूमरेटर ये वैल्यू देगा। ठीक है, एवरेज को हम इससे भी डिफाइन करते हैं कि एवरेज करंट वो करंट है कि जो हाफ साइकिल में जितना चार्ज AC में फ्लो होगा उतना ही चार्ज हाफ साइकिल में एवरेज करंट में फ्लो होगा। समझ गया ना? इसकी डिफिनीशन चार्ज के बेसिस पर है। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, भूल जाएं तो डायरेक्ट लिख देना कि एवरेज करंट, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड बाय दिस। बात समझ गए ना? अननेसेसरी बोर्ड में ना लिखें, केवल थ्योरी का ध्यान रखें कि होता क्या है। तो नोट कर दें, लिखें इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, क्योंकि एवरेज फिक्स हो जाती है इसलिए डायरेक्ट बोली है वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which would send the same amount of charge, through the circuit in half time period, charge through the circuit in half time period as is sent by AC through the same time period, समझ गए होंगे? जितना AC में चार्ज फ्लो होगा हाफ साइकिल में, उतना ही जो एवरेज वैल्यू है उसमें चार्ज फ्लो होगा। समझ गए ना? अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए,
सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें 0 से t/2 i dt की, और फिर इसमें पुटअप कर देंगे टू कैलकुलेट। देखिए i की वैल्यू डाल दें, आई नॉट हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू t/2। इंटीग्रेशन बोलो साइन ओमेगा टी का, जल्दी बोले। माइनस हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। टी के साथ जिन लोगों के पास मैथ नहीं है थोड़ा लर्न कर लेना। देखिए इंटीग्रेशन करते समय फार्मूले तो लर्न कर लें कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। दूसरा, जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी लिखी है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा को डिवाइड कर दें और माइनस साइन हम बाहर ले रहे हैं, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी 0 टू t/2। ओमेगा का ध्यान रखें कि ओमेगा 2π/t है, ठीक। तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा, अपर लिमिट डाल दें और ओमेगा की वैल्यू भी डाल रहे हैं हम 2π/t, टी की जगह स्मॉल टी की जगह, ये स्मॉल टी की जगह t/2 को पुटअप कर दें, ओके। माइनस साइन लगाएं फिर 0 पुटअप कर दें तो cos 0, ये यहाँ से t कैंसिल 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक। तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा -1 और cos 0 भी -1, ये बन गया 2i नॉट बाई ओमेगा, ठीक। अब आपका जो एवरेज वैल्यू है, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, इसकी भी देख लें अगर डाउट हो। t/2 dt का इंटीग्रेशन t होगा, लोअर और अपर लिमिट डालें, ये t/2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर दें आई एवरेज में, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आएगा 2i नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू डाल रहे हैं, ओमेगा होगा 2π/, यहाँ पर हाँ बोलिए, हाँ ये रिवर्स हो जाएगा तभी वो कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर dt की वैल्यू डाली t/2, ये डिनोमिनेटर में है तो ये पलट जाएगी 2/t, ठीक है। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू डाल दें 2π/t इंटू 2/t, t से t कैंसिल, और ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर 2 आपका बैलेंस है अभी, 2i नॉट ओमेगा की जगह 2π/t पुटअप किया, ये 2/t है, ओके। तो कितना आ गया, ये 2 कैंसिल, 2i नॉट बाई पाई, ये आपकी एवरेज करंट का फार्मूला है, ठीक है। तो ये बन गया फार्मूला, मीन करंट या एवरेज करंट 2i नॉट बाई पाई। जनरली जो एवरेज वैल्यू है वो यूज नहीं की जाती है, इसलिए ये बोर्ड में डेरिवेशन भी कम पूछते हैं, आरएमएस का डेरिवेशन ज़्यादा आता है। ये वैल्यू जो आती है ये आपकी 0.637 आई नॉट के इक्वल आएगी, आई एवरेज की वैल्यू, ठीक है। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना, ये आई नॉट की पीक वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ बताते हैं हम ये पॉइंट आपको। जो आपने ये वैल्यू निकाली है, ये आई वर्सेस ओमेगा टी, यहाँ पर ये वैल्यू पीक वैल्यू है, इसका हाफ होगा 0.5, ये 0.637 है, इसका मतलब थोड़ा ऊपर आएगा। एवरेज वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी, जैसे डीसी फिक्स होती है, और यहाँ पर वैल्यू होगी 0.637 आई नॉट, इसका मतलब पीक वैल्यू का 63.7% वैल्यू होगी, समझ गए ना। और दूसरी बात याद रखना, डेरिवेशन एक सीखें, उसमें अगर एवरेज वोल्टेज का आता है तो बिल्कुल इसी की तरह करें, कोई फर्क नहीं होगा। क्या बनेगा, आई की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बात समझ गए। इसलिए ध्यान रखना ये करंट का है, और अगर वोल्टेज एवरेज पूछा जाए तो क्या बनेगा, ट्वाइस ई नॉट बाई पाई, समझ गए होंगे बात आप, हाँ ठीक। अब आप ये समझ गए होंगे एवरेज का पॉइंट आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें आरएमएस वैल्यू।
ये सभी नोट हो गया। फार्मूला लर्न रखे हैं न्यूमेरिकल के लिए। एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन इन जनरल बोर्ड में नहीं पूछते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है, आ सकता है। वैल्यू आप लर्न रखे हैं, सो तो डेरिवेशन आना चाहिए आपको, ठीक है ना। जनरल का मतलब ये नहीं है कि पूछ नहीं सकते हैं। अगर सिलेबस में कहीं है किसी बोर्ड में तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू उसको चेक करें। अब आप हेडिंग डालें आरएमएस वैल्यू। आप समझ गए, ईएमएफ का भी डेरिवेशन कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। आरएमएस वैल्यू आर वर्चुअल वैल्यू, हेडिंग डालें वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। आई आरएमएस का ये स्क्वायर का फार्मूला है, बाद में रूट लिया जाएगा। आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि स्क्वायर है इसको फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। आई स्क्वायर, यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी जो है वो चार्ज के बेसिस पर उसकी डिफिनीशन है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ध्यान देना, ये बात जरा करें मल्टीप्लाई क्रॉस। ये वैल्यू तो फिक्स आएगी, dt को इधर लाएं, ठीक, और रेजिस्टेंस को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। तो आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, हीट। ये भी हीट होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो जो ये क्वांटिटी बनेगी ये हीट के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ जो डिफाइन किया जाता है कि आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू है कि एसी में जितना हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही डायरेक्ट करंट अगर फ्लो कराएं, dt का इंटीग्रेशन t होगा, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पर ये निकल आएगा आपका जो है कितना आएगा, समझ गए ना आप बात। ये तो ये डिफिनीशन हीट के बेसिस पर है। हाँ, तो जो आरएमएस करंट होती है इसकी जो डिफिनीशन है वो हीट के बेसिस पर है, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात ध्यान रखना, एवरेज की डिफिनीशन चार्ज के बेसिस पर है और इसकी हीट के बेसिस पर है, ठीक। आप डिफिनीशन नोट करें, देखें आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ, ये फार्मूला नोट कर लें या डिफिनीशन लिख लें एक ही बात। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड, RMS value of AC is defined as that value of RMS value of AC is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by AC, as is done by AC when passed through the same resistance for same time, through the same resistance for same time, लिखा, for same time। इसकी एक डिफिनीशन आप और नोट कर लें, ठीक है ना। ये डिफिनीशन आप जरूरी नहीं है कि हीट के बेसिस पर, ध्यान रखना बोर्ड में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। एक डिफिनीशन इसी पर लिखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज डिफाइंड, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज डिफाइंड as the square root of, as the square root of the average of, बोर्ड पर ध्यान दें,
आई स्क्वायर ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल, during a complete cycle where I is the instantaneous value of AC, where I is the instantaneous value of AC. तो I इज इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाँ, आप दूसरी वाली डिफिनेशन लिख देना बोर्ड में जिसमें ये फार्मूला के बेस पर है, और कुछ नहीं हो तो सीधे नोट करें बोर्ड में कि आई आर एम एस डिफाइंड बाई दिस, और अपना मैथमेटिकल वर्क आप करें आगे। समझ गए ना बात को? देखिए कैलकुलेट करते हैं, इसमें इसकी वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। हाँ, हीट वाली डिफिनेशन बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ डाल दें आप। अब जो बोल रहे हैं ना उसी को ध्यान देना यार। साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम 0 से टी, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा, जिनके पास मैथ नहीं है वो जरा ठीक से इसको सीखना कि यहाँ एक फार्मूला है cos 2 थीटा का, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, उसको पहले फार्मूला से चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा की जगह यहाँ क्या है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। साइन स्क्वायर ओमेगा 2 1 बाई 2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। समझ गए ये बात? और साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह इसको रिप्लेस कर दें, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बाहर करें 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसको ब्रैकेट में लिखकर यहाँ डी टी लिखें, इंटीग्रेशन साइन लगाएं और 0 से टी, ठीक। अब आगे आप देखें, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 टू टी और डी टी। देखिए ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा की फुल साइकिल पर वैल्यू होती है ये 0 होती है। इसको आप डायरेक्ट बोर्ड में लिख सकते हैं, वैलिड है। अगर मैथ के स्टूडेंट्स करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। बात समझ गए ना? यानी कि आप इसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर नोट करें कि वी नो दैट, डायरेक्ट लिख देना चल जाएगा। वी नो दैट 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फुल साइकिल पर ऑलवेज 0 होती है, इसलिए आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, जिनके पास मैथ नहीं है वो बेटर है कि इसको डायरेक्ट लिख दें वहाँ पर, लेकिन कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को जो हमने ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इसमें कन्वर्जन किया है ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। तब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ नोट कर रहे हैं हम। ये जो वैल्यू आ रही है ये इसकी है, न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान दें आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ये हमने रिपीट कर दिया, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, बाकी वो 0 हो गया, ये टी आ गया। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये आपकी वैल्यू आ गई है 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू आ गई है। समझ गए यहां तक बात? अब हम फार्मूला में वैल्यू डालेंगे। स्मॉल आई का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है ना। जरा यहां पर वैल्यू पुटअप करते हैं आप, आई आर एम एस का होल स्क्वायर
आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, और dt का इंटीग्रेशन t से t कैंसिल हो गया, और आई RMS की वैल्यू आ गई आपकी आई नॉट बाई √2। ये वैल्यू नियरली 0.707 आई नॉट के इक्वल होती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हमने आई RMS निकाला है, वैसे ही वोल्टेज का RMS वहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर बोलो ई RMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ई, समझ गए, फिर ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, समझ गए ना, स्क्वायर करें, सेम प्रोसीजर, ठीक। तो ई RMS इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2, ये बन गया। ये भी वही 0.707 वैल्यू होगी। तो आप RMS को और एवरेज वैल्यू को ये समझ गए हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि करंट वर्सेस जो आप ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसमें ये वैल्यू पीक वैल्यू है, ठीक। जो RMS होती है वो थोड़ा ज़्यादा है एवरेज से, RMS वैल्यू 0.707 आई नॉट है, और जो एवरेज वैल्यू है वो थोड़ा हाफ से ऊपर बनेगा, सेंटर से ऊपर, क्योंकि कितनी थी 0.637, ये 0.637 आई नॉट, हाँ, ये बनेगी आपकी एवरेज। दोनों आप समझ गए। सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू होती है, बोलो, पीक वैल्यू, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस तो हर समय चेंज होती है, ये ग्रेटर देन होगी आई RMS से, और ये ग्रेटर देन होगी आई एवरेज से, समझ गए ना। जैसे जब भी कोई न्यूमेरिकल में कोई भी वोल्टेज दिया हो, करंट दी हो, जब तक कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा यही समझें कि वो वैल्यू RMS है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि करंट कितनी है तो समझ लेना कि वो RMS पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू प्रैक्टिकल में यूज नहीं होती है। अब जैसे अपने यहाँ घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना, जो होम सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है इंडिया में, तो उसका पीक वैल्यू आपको मालूम भी होना चाहिए। तो VRMS जो है वो 220 वोल्ट है, तो पीक कितना हो जाएगा, 220 में मल्टीप्लाई कर दें √2 का, ये नियरली 311 वोल्ट आती है पीक वैल्यू। तो मालूम भी होना चाहिए घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट है, और उसकी जो पीक वैल्यू होती है वो 300। ये जस्ट यूज है, एवरेज का इम्पोर्टेंस नहीं है। अब RMS ली जाती है, कुछ चीज़ें जो है ना आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, आप एवरेज को नहीं लेते हैं, RMS को ही यूज करते हैं। अगर एवरेज करेंगे तो फिर क्वेश्चन एराइज होगा, एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं, RMS क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो RMS यूज होती है, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा एक पॉइंट आप समझ लें अच्छी तरह से, ये बात कि जो हमने वैल्यू निकाली गई हैं RMS की और एवरेज की, वो वैल्यू जो आपने कैलकुलेशन की है वो केवल साइन कर्व के लिए है। जैसे मान लीजिए ये जो हम बता रहे हैं बोर्ड में थोड़ा सिंपल लेवल पर, जैसे ये स्क्वायर वेव है, ये हमने स्क्वायर वेव बना दी यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट साइकिल है एक पूरी T/2, ये आप बना लेंगे, ठीक। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो +2 और -2, यहाँ पर प्लस, हाँ आप क्वेश्चन है और आर्टिकल भी हैं, आप अपना ध्यान रखना है इनको, ठीक है ना। एवरेज और RMS के ऊपर ध्यान दें, जब कोई फिक्स वैल्यू होती है तो उसका एवरेज वही रहेगा और RMS भी उतना ही आएगा। RMS में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि इसका एवरेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इतने साइकिल के लिए एवरेज निकालें तो एवरेज कितनी होगी, 2, समझ गए ना। 2 वोल्ट RM ले रहे हैं, इसका अगर आप RMS निकालते हैं तो RMS का जो जनरल होगा, ध्यान दें, VRMS, ये वोल्टेज है, पीक भी उतना ही है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पार्ट है। नंबर का सिस्टम, जैसे नंबर का करते हैं एवरेज निकाल लेते हो ना नंबर का, वैसे ही RMS निकाले जाते हैं,
समझ गए ना। तो यहाँ पर ये भी 2 वोल्ट आएगा। कुल मिला के इस तरह की अगर वेव होती है, ठीक, तो इसका वी एवरेज, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम होगी। समझ गए ना बात को, ठीक। इसके अलावा आप स्क्वायर वेव में, हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे मान लीजिए कोई वेव आपको ऐसे दे दी जाए, ये स्क्वायर वेव है और बीच में यहाँ 0 हो गया, ठीक, और फिर यहाँ पर दे दें वेव एक और, जैसे यहाँ पर ये वेव दे रखी है ऐसे, और मान लीजिए ये +2 है, ठीक है ना, इतना समझ गए होंगे बात, ठीक। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन में 0 है, तो एक फुल साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, आगे फिर ये 0 हो गया, ठीक। जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो फुल साइकिल है उसके लिए जब एवरेज निकालेंगे तो ये 2 नहीं होगी, ये 1 हो जाएगी। हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2 है, बात समझ रहे ना। अरे जब कोई नंबर को हम 0 ले लें, अगर आपको कोई एवरेज बताएं कि 3, 0, 2, तो इनको कितना निकालेंगे? 3 + 0 + 2/3, क्योंकि नंबर 3 है, तो यहाँ पर 0 हो गया ना। तो फिर जब यहाँ वेव, यहाँ तो वेव कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पर जो हाफ में, फुल में तो यहाँ 0 आएगा, बात समझ गए ना। तो फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालें, हाफ साइकिल के लिए तो एवरेज 2 है। क्वेश्चन देख कर करें कि हाफ साइकिल पूछी है कि फुल साइकिल पूछा गया है, देख कर वर्किंग करना। आप समझ गए ना मेरी बात को। फुल साइकिल के लिए अगर निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये साइन कर्व है, जैसे ये जो साइन कर्व आपने बनाया है ये पाई तक है, उसके बाद मिसिंग है और फिर ये है। यहाँ पर ध्यान दें, ये आई वर्सेस टी है। इसमें अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक, क्योंकि आप जहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 है, समझ गए ना। अब हम एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पर फुल साइकिल के लिए, तो मालूम क्या होगा, आपकी एवरेज वहाँ कितनी थी? 2I0/π, तो 2 हट जाएगा, I0/π रह जाएगा। एवरेज वैल्यू फॉर, क्वेश्चन को कंपटीशन में देख के करना, फॉर फुल साइकिल। ये बात समझ में आ गई बात। ये मिसिंग है यहाँ पर, जैसे वहाँ हाफ कर दिया तो यहाँ भी हाफ कर दें, 2I0/π को हाफ कर दो ना तो 2 कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई ना। इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, यहां आपने ये 2 लिया है, इधर देखें, और यहाँ 0 लिया है, तो हाफ में आप हाफ 1 क्यों ले रहे हैं? अरे भाई 2 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप जो अभी एवरेज आपने डिराइव की है कि इसकी हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2I0/π होती है, तो क्यों नहीं 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप फुल के लिए? तो 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ गई ना बात। अगर इसका आरएमएस निकालेंगे फुल साइकिल के लिए तो इंटीग्रेशन 0 से पाई तक यानी कि T/2 तक होगा, समझ गए ना। वो इंटीग्रेशन से आपका निकलेगा, वो आपकी वैल्यू I0/2 आती है, I0/2 आएगी, वो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, यानी 0.5 I0 आएगी। एवरेज और आरएमएस ये जरूरी नहीं है कि आपके जो फंक्शन दिए गए हैं उसी फंक्शन का, हाँ बाद में नोट कर लेना, आगे नोट करें। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई है I0 + I1 sin ωt + I2 sin हो या cos sin ωt, इस टाइप का जो फंक्शन दिया जाएगा, इसकी में जो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी उसको निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है, आप उसको लर्न रखें। इसमें जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका तो स्क्वायर कर दें, और इंडिविजुअल का आप आरएमएस लेकर इसका होल स्क्वायर कर लें,
इससे इस पूरे फंक्शन की आरएमएस वैल्यू निकल आती है। फार्मूला काम का है, उसको ध्यान रखना आप। लर्न करें फार्मूला। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है और आरएमएस पूछा जाए तो इसको डायरेक्ट यूज कर लें, नहीं तो पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो आप समझ रहे होंगे कि वो इंटीग्रेशन बहुत लेंदी होगा। आरएमएस वैल्यू ही जो है यूज होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। इसलिए हम जो भी फार्मूले हैं आप आरएमएस के करेंगे। यहाँ पर चेक करें, अगर मान लीजिए आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा है, यहाँ हम चार्ट बना रहे हैं और वहाँ पर आप नोट करते जाए। नेचुरल है, आप समझ रहे होंगे कि ये उसके लिए है, कंडीशन के लिए। आपका जो बोर्ड में है वो डेरिवेशन आता है एवरेज का और आरएमएस का, वहाँ से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो इसकी पीक वैल्यू, हम कुछ फंक्शन नोट कर रहे हैं, वहाँ पीक वैल्यू निकालेंगे और आरएमएस नोट करेंगे। आप इसको आइडिया से समझ जाएंगे जो फार्मूला हमने आपका नोट किया है। ओके, तो इसकी जो पीक वैल्यू है, आप मैथ्स जिनके पास है या नहीं भी है वो समझ सकते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए पीक वैल्यू जो इसकी होगी वो a प्लस बी होगी। समझ गए ना, मैथ से आप समझ गए होंगे बात को। और यहाँ पर जो एवरेज आरएमएस वैल्यू आएगी वो अभी अभी हमने यहाँ पर नोट की है। आरएमएस वैल्यू वो रूट आरएमएस हमने ऊपर लिख दिया है, a लिखें और b अपान रूट 2 का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई 2। अभी फार्मूला बताया हमने, उसको वहां पर यूज करें। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मान लीजिए फंक्शन दिया है करंट का a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, तो जो आरएमएस वैल्यू होगी वो a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 होगी, और इसकी जो ये 2 होगी, और जो इसकी आपकी पीक वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। ये जो इसकी जो पीक वैल्यू निकाली गई है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत यूज हुआ है। ये दोनों हैं साइन और कॉस फंक्शन। कौन सा, ये वाला? इसको तो तुम्हें मैथमेटिकल हम बताने जा रहे हैं, उसको सुनिए जो कह रहे हैं। यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है, ये साइन और कॉस यहाँ दोनों हैं, इनको जब कंबाइंड करते हैं तो एक मेथड है एसएचएम में, वहां पर ये कंबाइंड करने पर पीक वैल्यू ये निकलती है। बात समझ गए? वो मेथड हम अभी यहाँ पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको आप एसएचएम में या अदर कहीं वेक्टर में वहां डिस्कशन किए गए हैं। ठीक, ये मैथ का और फिजिक्स में जनरल रूल है कि अगर कोई साइन और कॉस फंक्शन होता है, अगर उनको हम कंबाइंड लिखे गए हैं तो उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज किया है, मैथ में आप भूल रहे हैं। ए की जगह आर साइन थीटा लिखिए, बी की जगह आर कॉस थीटा लिखिए, आर को कॉमन लीजिए, अभी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ये वही चीज है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूज होती है। अगर आप भूल रहे हैं तो हम यहाँ पर अब बता दें, आपने टोका है तो ए कॉस थीटा, ये सीखना चाहिए फिजिक्स वालों को। ए इज इक्वल टू डालिए आर साइन थीटा, बी इज इक्वल टू डालिए आर एल्फा डालना, सॉरी थीटा तो वहाँ ऑलरेडी है, ये थीटा है यहाँ, तो डाल दीजिए वैल्यू। अब यहाँ क्या आएगा, साइन एल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा साइन थीटा, ये हो गया आर साइन एल्फा प्लस थीटा। अब देख लो, यहाँ साइन और कॉस दोनों थे, यहाँ कंबाइंड हो गया, साइन में कॉस में भी कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये वर्किंग आपको आनी चाहिए थी। अब आर की वैल्यू कैसे निकालें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड करें तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो पीक वैल्यू आ गई। समझ गए, ये करा है, और फिजिक्स में ये बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स मैथ में ध्यान रखना। यानी कि दो फंक्शन जिनमें साइन और कॉस दोनों हैं, अगर उनको कंबाइंड कर दें तो वो सिंगल साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके सामने कन्वर्ट किया गया है, समझ गए ना बात। और इसकी हमने ये आरएमएस लिख दी है, ठीक है, और वो भी लिख दी आपको क्या, पीक वैल्यू। ठीक, अच्छा एक फंक्शन और लेते हैं, अब इसका बताएं जरा कैसे निकालेंगे। आई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, बताओ कैसे निकालें आरएमएस एवरेज।
पहले साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो अभी अभी हमने कन्वर्ट किया था, फिर लिख रहे हैं फार्मूला। cos 2 थीटा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पहले फंक्शन नोट कर रहे हैं, ये a/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि a/2 माइनस a/2 और cos 2 थीटा। चेक कर लो, ठीक है ना। अब इसका जो है, आप जब इसका आरएमएस निकालेंगे तो आरएमएस जो आएगा वो आपको, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर देखें आरएमएस अभी निकालना सिखाया था, कांस्टेंट टर्म का सीधे स्क्वायर कर दें, यानी a²/4 अभी फार्मूला नोट किया था, और इसमें अपान √2 करते हैं स्क्वायर करके, तो कितना हो जाएगा a²/4 2 जा 8, और अब इसका एलसीएम ले लें 8, तो ये हो जाएगा 3a², तो a√3/2√2, एलसीएम लेंगे 8, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, तो 3a²/8। आप मैथमेटिकल केवल ध्यान रखें, इधर उधर उस पर ना जाएं। यहाँ कोई फ्लक्चुएशन वर्ड यूज नहीं होता है आरएमए करते समय, समझ गए ना। तो हमने बहुत सारे आपको फंक्शन बता दिए हैं, ये फंक्शन आपके मेंस एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है ना। और बोर्ड के लिए सिंपल आप साइन फंक्शन का आरएमएस और एवरेज को ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको ये दिया गया है, जो ये साइन वेव के अलावा जो कर्व होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ये है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगुलर फंक्शन है आपका, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वेव कहलाती है, और इलेक्ट्रॉनिक उसमें ये डिजाइन करते हैं T/2 T V0 और माइनस V0। यहाँ पर ये V0 है, यहाँ माइनस V0 है, ये T/2 है, ये T है, ये वोल्टेज वर्सेस T ग्राफ है। देखिए इसका ध्यान रखना कि हमारे बोर्ड लेवल में इसका अगर आरएमएस नहीं पूछते हैं तो कोई भी वेव बनाकर आपको एवरेज पूछा जा सकता है। एवरेज में आप क्या करेंगे कि एरिया निकाल लें, उसका हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। देखिए इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक। एवरेज में अगर ध्यान दें तो जो न्यूमरेटर में टर्म है वो एरिया अंडर कर्व ही है IDT, और अपान नीचे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, तो इसका एरिया निकलवाएं, कितना होगा एरिया। एरिया आएगा 1/2 बेस V0 और हाइट ये T/2, ये ठीक लिखा है, ये बन गया है। हाँ पॉजिटिव ही लेंगे, एवरेज निकालना है, वहाँ नंबर को नेगेटिव नहीं कर देना कहीं। अब जरा देखें इसकी जो V एवरेज निकालेंगे, वो जो एवरेज आएगा यहाँ पर, जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है उसमें डिवाइड कर दें बेस को, यानी कि T/2 को, तो कितना हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, V0/2। आप समझ गए ना, ठीक। और वैसे निकालने में आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर आरएमएस निकालेंगे तब तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। V RMS क्या होता है फार्मूला, V² dt/dt, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखवाइए, 0 to T फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं हम, इसको निकालेंगे नहीं, आपको इसकी इक्वेशन बताएं। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो तो है, स्लोप बताएं और इंटरसेप्ट बताएं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं मालूम, ये tan थीटा होता है, इसका tan थीटा स्लोप होता है। देखिए tan थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर V0 अपान यहाँ बेस T/2, बात से नहीं बनेगा, करने से।
ये ट्वाइस वी नॉट बाई टी बना है, ये स्लोप बनेगा। ये समझ में आ गई बात? ये हमने इसका स्लोप निकाल लिया। इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है और x पर t है, तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी, ये स्लोप की जगह लिखा है। x वेरिएबल यानी t वेरिएबल है और माइनस वी नॉट, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनाना ही होता तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन बनती नहीं है तब भी स्टूडेंट्स, समझ गए ना? अब इसमें इसकी वैल्यू पुटअप की जाएगी, तो नेचुरल है कि काफ़ी इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी जाएगा। हम इसका आंसर लिख रहे हैं, आप अपना चेक करना है यहाँ पर। इसकी जो वी आर एम एस आ रही है वो वी नॉट बाई √3 आती है, वी नॉट अपॉन √3 आती है। तो जो हमने आज डिस्कशन किया है उसमें आपको साइन कर्व, ये नोट कर लिया? जो साइन कर्व था उसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का आपने डेरिवेशन किया है। हमने कुछ अदर फंक्शन भी आपको डायरेक्ट नोट कराए हैं कि अगर उनका आरएमएस और एवरेज निकालने को आ जाए तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जो साइन फंक्शन है वो सिलेबस में है, और बाकी आप अपना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है ना? लेकिन एक बेसिक बात ध्यान रखना कि अगर कोई आपको ग्राफ दे दिया जाए पेपर में, जैसे ये I वर्सेस T, और ये ग्राफ कोई भी दे दें ग्राफ, और इसमें पूछ दें कि भाई इसका एवरेज बताओ, तो बोर्ड के लिए भी इतना ध्यान रखना कि इसका एरिया निकाल लेना और यहाँ तक जो भी टाइम हो उसको डिवाइड कर देना। समझ गए ना? आप जो ये फार्मूला लिखते हैं ना I dt, ये एवरेज का ध्यान दें, अपॉन dt। अब जैसे फुल साइकिल है, हाफ साइकिल ली, सॉरी 0 से T/2, तो ये जो चीज़ है ये एरिया अंडर कर्व है। समझ गए ना? आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें सीखा होगा, हमने कल भी आपको बताया था कि इस तरह का कोई जैसे ग्राफ है तो इसमें ये dt इसकी थिकनेस हो गई, I ये हो गया, ये एरिया बन गया I dt, और जितना कैलकुलेशन करना है उसको इंटीग्रेट कर दो, लोअर अपर लिमिट, ये टोटल एरिया निकल आता है। मैथ के लेक्चर जरूर चेक करें जो आज जिसमें इंटीग्रेशन हो वो समझाया गया है, और ये डिवाइड करके टाइम को डिवाइड कर दें। टाइम डिवाइड करने का मतलब है कि जो x एक्सिस पर क्वांटिटी लिखी है उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या करें, एरिया निकाल कर x एक्सिस पर क्वांटिटी को डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगा। समझ गए ना? तो कम से कम एवरेज निकालना तो ग्राफ से आना ही चाहिए आपको, ठीक? यहाँ हमने एवरेज निकाल के आपको दिखा दिया है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऐसी